हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे हर्ष काल के बारे में, मतलब कि पुष्यभूति वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के बाद जो 2-3 वीडियोस होंगी उसके अंदर हम जो अलग अलग हमारे वंश आए हैं हरियाणा के हिस्ट्री के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से HSSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हर्षवर्धन और जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कुछ प्रमुख युद्ध हुए हैं और पुस्तकें। ठीक है, बुक्स किसने कौन कौन सी बुक लिखी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी काल के जो राइटर थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले बात आई है पुष्यभूति वंश की। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपको इस शताब्दी को आप ईसा पूर्व में लिखोगे तो ये आएगी आपकी 500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, जो ये आपकी शताब्दी लिखी जाती है वो एक आगे लिखी जाती है। जैसे कि ये 5 है तो ये 6 लिख रखा है, इस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि पुष्यभूति वंश की जो स्थापना हुई थी वो 6ठी शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? एक सेना नायक थे। ठीक है, कोई राजा नहीं था, एक सेना नायक थे जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति सेना नायक ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और ये स्थापना किस स्थान पर की गई तो आप बताओगे? थानेसर जो स्थान है कहाँ पे है? तो इम्पोर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर सेना नायक पुष्यभूति ने 6ठी शताब्दी के अंदर पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है आपसे, डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि स्थानेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो आप बताओगे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और इसकी अगर जगह का नाम आपसे पूछे तो आप बताओगे थानेसर के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेंड्स कि निर्माण किसने करवाया स्थानेश्वर मंदिर का? स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्यभूति सेनानायक था, जो हमने बताया पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, उसी ने निर्माण करा था स्थानेश्वर मंदिर का। ठीक है, और इसी के नाम पर नाम पड़ा था फ्रेंड्स थानेसर। आप देख सकते हो मिलते जुलते शब्द हैं थानेश्वर और थानेसर। ठीक है, तो स्थानेश्वर कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, और पुष्यभूति ने इसका निर्माण करा था। फिर बात आई फ्रेंड्स, निर्माण तो करवा दिया इसका पुष्यभूति ने, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो वो मंदिर बनाया गया था वो थोड़ा पुराना हो गया, उसको मरम्मत की ज़रूरत थी। तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आप आंसर दोगे मराठा सदाशिव राव। ये भी एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है फ्रेंड्स हरियाणा और इंडिया की जीके के अंदर। ठीक है, तो आप बताओ कि मराठा सदाशिव राव कौन थे? तो आपने सुना होगा पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी, जो तीसरी लड़ाई हुई थी किस किस के बीच हुई थी? तो आप बताओगे मराठों और अब्दाली के बीच सन 1761 में। देखिए पानीपत की लड़ाई का यहाँ मैं बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द आया है मराठा सदाशिव राव। अगर हम इसी तरह रिलेट करके स्टडी करेंगे तो हम ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, मराठा सदाशिव राव ने ही पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो ये उसके सेनापति थे, पानीपत की तीसरी लड़ाई इन्हीं ने लड़ी थी। किसकी तरफ से? मराठों की तरफ से। और इस पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर इनकी हार हुई थी, मराठों की हार हुई थी, और जो अब्दाली था वो जीत गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आप सभी को पता होगा 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात कर लेते हैं। और इसी युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ था ये पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अब्दाली के बीच में, कि एक का वहाँ पे आम का पेड़ था। ठीक है, आम का पेड़ था वहाँ पे, और वो पेड़ इतना रक्त वहाँ पे बहा है, उसके कारण से उस पेड़ का रंग
काला हो गया। ठीक है, जो आम का पेड़ था उसका रंग काला हो गया, इसी वजह से उसका नाम पड़ा काला अम्ब। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला अम्ब नामक स्थल कहाँ है, तो आप बताओगे पानीपत में है। और कौन से युद्ध से ये रिलेटेड है, तो ये पानीपत के तीसरे युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट था कि स्थानेश्वर मंदिर। अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं हम। स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो सदाशिव मराठा ने करवाया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में बात आती है फ्रेंड्स हरियाणा का ताजमहल। आपको ताजमहल आपने देखा होगा, जो भारत का ताजमहल है वो आगरा के अंदर है, लेकिन हरियाणा की ताजमहल की अगर हम बात करें तो आप आंसर दोगे हरियाणा का ताजमहल कहाँ है, तो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर ही हरियाणा का ताजमहल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, फिर बात आती है हरियाणा के ताजमहल का सही नाम क्या है, कौन सा है वो हरियाणा का जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स शेख चिल्ली का मकबरा। इंपॉर्टेंट है, शेख चिल्ली का मकबरा। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है, तो आप बताओगे थानेसर कुरुक्षेत्र में। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का ताजमहल कौन से मकबरे को कहा जाता है, तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, जो कि किस स्थान पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेंड्स जो ये शेख चिल्ली थे, कौन थे ये शेख चिल्ली जिसके नाम पर इतना बड़ा मकबरा बनवाया गया और इसे हरियाणा का ताजमहल कहा गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये शेख चिल्ली थे ये शाहजहाँ के धर्म गुरु थे। ठीक है, ये जो शाहजहाँ थे मुगल साम्राज्य के अंदर ये शासक थे। इन्होंने अपना धर्म गुरु किसे माना था, तो शेख चिल्ली को माना था इन्होंने धर्म गुरु। इसी वजह से फ्रेंड्स थानेसर को क्या कहा जाता है, मुगल का द्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नया क्वेश्चन है, अब तक ये पेपर के अंदर नहीं पूछा गया है, शायद आगे पूछ लिया जाए कि मुगल का द्वीप किस शहर को कहा जाता है, तो आप बताओगे थानेसर को मुगल का द्वीप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें तो इसमें बात आती है फ्रेंड्स जो मुख्य तिथियां हैं, सन हैं, वो कुछ एक आध बार पूछ लिए जाते हैं। और एचएसएससी तो अब जो हमारे एग्जाम हुए हैं जैसे कलर का हुआ, उसके अंदर तो डेट पूछ ली जाती हैं कि कब डेट में हुआ, सन तो पूछे ही जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे याद नहीं करते इन चीज़ों को और इसके अंदर क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस वजह से अब एचएसएससी ये क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो और हर्ष काल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के अंदर। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो ईयर है, मैंने सभी जो हर्ष काल के इम्पोर्टेंट सन थे, साल थे, वो सब यहीं लिख दिए हैं ताकि आप उनको याद रख सको। ठीक है, तो जो सबसे पहला था वो था 580 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया था कि जो पुष्यभूति वंश थी उसकी स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। पुष्यभूति के बाद इसका एक शक्तिशाली राजा बना पुष्यभूति वंश का ही, उसका नाम था राजा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, राजा प्रभाकर वर्धन कब राजा बना, तो आप बताओगे 580 ईस्वी में 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का राजा बना था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 580 के बाद आती 590। 590 के अंदर हर्षवर्धन का जन्म हो गया। 580 के अंदर क्या हुआ, प्रभाकर वर्धनन का राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बन गया। फिर 10 साल के बाद 590 ईस्वी में क्या हुआ, हर्षवर्धन का जन्म हो गया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, 15 साल के बाद, यहाँ डिफरेंस था 10 साल का, अब डिफरेंस आया है आपका 15 साल का। ठीक है, 15 साल के डिफरेंस के बाद क्या हुआ, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई 605 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद
इनका जो पुत्र था हर्षवर्धन, इसका राज्याभिषेक किया गया कब? 606 ईस्वी के अंदर। ठीक है। आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन थे जब उनका राज्य अभिषेक हुआ तो तब उनकी आयु कितनी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप बताइए कि राज्याभिषेक के दौरान हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? तो आप आंसर दोगे 16 वर्ष, क्योंकि 590 ईस्वी में तो उनका जन्म हुआ था और 606 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया, तो 16 वर्ष की आयु में वो राजा बन गए थे। कौन? राजा हर्षवर्धन। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, वैसे आपको बता देता हूँ कि 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। इसी के दरबार में एक कवि आया था फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि भारत में कब आया और एक पूछा जाता है हरियाणा में कब आया या कब से कब रहा। ठीक है, कौन रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक लेखक था हवेंग सांग, हेंग सांग भी इसको कह दिया जाता है। वो सबसे पहले भारत में आया था। कब आया? तो आप याद रखोगे 629 ईस्वी में। ठीक है, 629 ईस्वी में भारत आया। लेकिन थानेसर कुरुक्षेत्र में वो कब आया, हरियाणा में कब आया? तो आप बताओगे 6 साल बाद, भारत में आने के 6 साल बाद, मतलब कि 635 ईस्वी में। कब आया? 635 ईस्वी में। और कब गया यहाँ से? 644 ईस्वी। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कितने साल हरियाणा में रहा, तो आप बताओगे 9 साल। 9 साल हवेंग सिंह जो था वो हरियाणा में रहा और इसने एक किताब लिखी थी जिसका हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसने जो थानेसर था उसमें हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस किया है उस बुक में। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ये सन आपको याद हो गए होंगे, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 580 ईस्वी में क्या हुआ? राजा प्रभाकर वर्धन का राज्याभिषेक हुआ। फिर 590 ईस्वी में क्या हुआ? हर्षवर्धन का जन्म हो गया 590 ईस्वी में। 590 के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई 605 ईस्वी में। और उस समय क्या था फ्रेंड्स कि सती प्रथा थी उस समय। ठीक है, तो जो इनकी रानी थी प्रभाकर वर्धन की, इनकी रानी थी यशोमती के नाम से उनको जाना जाता था। यशोमती भी उनके साथ ही सती हो गई थी 605 ईस्वी में। ठीक है, और 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कर दिया गया, वो राजा बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है कि पुष्यभूति वंश या हर्ष काल के अंदर कौन कौन से प्रमुख कवि थे या दरबारी कवि कह सकते हैं हम। तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो आप आंसर दोगे, बिना ऑप्शन देखे आंसर दोगे क्या? बाण भट्ट जो राजा हर्षवर्धन थे उनका दरबारी कवि था। और फिर पूछी जाती है कि रचना कौन सी थी? बाण भट्ट की रचना थी, तो उन्होंने रचना की थी हर्षचरितम की। ठीक है, ये कंप्लीटली जो भी बुक थी ये राजा हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई थी। उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से राज्य उसने जीते, कौन से राज्य वो हारे, और उनके अंत तक इसमें लिखा गया है कि किस तरह से राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के कुछ प्रमाण कुछ अलग बातें कहते हैं, लेकिन कुछ अलग कहते हैं, लेकिन हमें उस पंगे में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है जो वो 647 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर बात आई फ्रेंड्स, जो सेकंड कवि थे हवेंग सांग, हेंग सांग, ये भारत में आए थे सबसे पहले। मैंने आपको बता दिया 629 ईस्वी में। एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा कि भारत में 629 ईस्वी में। और हरियाणा में कितने साल रहा? मैंने आपको बताया कि 9 साल रहा। कब से कब? 635 से और 644 ईस्वी तक थानेसर हरियाणा के अंदर रहा हेंग सांग। ठीक है, फिर बात आई कि पुस्तक कौन सी लिखी।
जो हेंग सांग था उसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताओगे सी यू की। इसको कई बार फ्रेंड्स सी यू सी भी बोल देते हैं और सी यू की भी बोल देते हैं। ऑप्शन में आते हैं कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन भर सकते हो कि क्या ऑप्शन में मिलेगा। आपको मिलेगा एक ही, या सी यू सी मिलेगा या सी यू की मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखोगे। जैसे हवेंग सांग का चाइनीज नाम है, इसी तरह ये है सी यू की, ये भी चाइनीज ही है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि पुस्तकें, इस स्लाइड के अंदर जितनी भी पुस्तकें किस किस ने लिखी। पहली पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था? राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। ठीक है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताओगे हर्षचरितम पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने, जो कि दरबारी कवि था किसका? हर्षवर्धन का। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, जो सेकंड कवि आया था राजा हर्षवर्धन के काल में, वो था हेंग सांग, और उसने कौन सी बुक लिखी, तो सी यू सी। और फिर बात आती है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खुद हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो राजा हर्षवर्धन थे वो नाटककार भी थे, वो नाटक लिखते थे, नाटक करते भी थे। ठीक है, और जो उनकी ये पुस्तकें लिखी गई उन्हीं में से वो नाटक परफॉर्म करते थे। ठीक है, जो राजा हर्षवर्धन हैं इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, या आप 3 नाटक लगा लीजिए। आप किस तरह इनको याद रखोगे, एक ट्रिक है मेरे पास, इस ट्रिक से आप याद रखोगे कि राजा हर्षवर्धन को क्या था, नाग रतन प्रिय थे। ठीक है, राजा हर्षवर्धन को जो नाग होता है, नाग की भी एक मणि होती है, उसको मान लीजिए आप रतन, नाग रतन प्रिय थे किसको? राजा हर्षवर्धन को। ऐसे याद रखोगे आप, क्या प्रिय था? नाग और रतन प्रिय था किसको? राजा हर्षवर्धन को। अब बात करते हैं नाग से क्या बना। नाग से बनता है नागानंद। नागानंद नाटक था इनका, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 इन्होंने लिखी थी किताबें। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिक के माध्यम से कि नाग रतन प्रिय थे किसको? राजा हर्षवर्धन को। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो है, लास्ट स्लाइड है हमारी इस वीडियो की। इसके बाद जो हमारा पुष्यभूति वंश था वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे तोमर वंश की। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ में वीडियो को शेयर करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बात कर लेते हैं कि युद्ध, हर राजा की लाइफ में युद्ध होते ही हैं, चाहे वो छोटा राजा हो या बड़ा राजा हो, हर राजा के लाइफ में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। इसी प्रकार से राजा हर्षवर्धन के समय में भी एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जो कि हुआ था राजा हर्षवर्धन और पुलकेशियन सेकंड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, राजा हर्षवर्धन और पुलकेशियन सेकंड के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध हुआ, तो आप बताओगे नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन सेकंड था उसका युद्ध हुआ। और इसके अंदर जीत किसकी हुई फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट, जीत हुई पुलकेशिन सेकंड की और हर्षवर्धन हार गया। ठीक है, इसके बाद कुछ कहानियाँ ये कही जाती हैं कि पुलकेशिन सेकंड ने इसको वहीं पे मार दिया था युद्ध स्थल के अंदर ही। कुछ कहते हैं कि ये वहाँ से भाग गया था, और कुछ कहते हैं कि जो पुलकेशिन सेकंड था उसने, जो हर्षवर्धन इसको बंदी बना के, और साथ में इसके बाणभट्ट था, ये दोनों दरबार में गए, पुलकेशिन सेकंड के दरबार में गए। वहाँ पे इसने, जो हर्षवर्धन था, इसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्योंकि जो ये पुलकेशिन सेकंड था ने, इसने हर्षवर्धन की आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, आंखें फोड़ने के बाद एक हर्षवर्धन के पास ऐसी शक्ति थी कि ये विचार भेदी बाण चलाता था।
ये कहानियाँ बताई गई हैं, वैसे पता नहीं कि ये सच है या झूठ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन के पास विचार वेदी स्वर वेदी बाण थे, वो ऐसे पहचान लेता था कि राजा कहाँ पे बैठा, आवाज़ कहाँ से आई है, वहीं पे वो बाण चला देता था। तो बताया गया है कि बाणभट्ट और जो ये राजा हर्षवर्धन थे ये इसके दरबार में गए हुए थे। वहाँ पे जो हर्षवर्धन ने बदला लेने के लिए राजा पुलकेशिन की सेकंड की हत्या कर दी थी। किस तरह से बाणभट्ट ने एक श्लोक सुनाया था, वो मुझे ध्यान नहीं है, संस्कृत में था, कि उन्होंने ये बता दिया था कि वो इस साइड बैठे हैं, और फिर पुलकेशिन सेकंड भी बोले कि मैं इस साइड बैठा हूँ, तो इस तरह से वो पहचान गया कि किस साइड में राजा बैठा है, और फिर उसने तीर चलाया और उसी समय पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये कुछ कहानियाँ थी, ये मैंने आपको सुना दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात आते हैं कि मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई, जो प्रमुख प्रमाण हैं उसमें बताया गया है कि 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये जो कंप्लीट था ये हर्षकाल के बारे में था, पुष्यभूति के बारे में था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनकी जो मुद्राएं थी, तांबे की मुद्राएं थी हर्षकालीन, और इंडो ग्रीक बैक्टीरिया के दिरहम किस स्थान पर पाए गए हैं। तो आप बताओगे सोनीपत के अंदर पाए गए हैं हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और इंडो ग्रीक बैक्टीरिया के दिरहम। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।